तो जो लास्ट क्लास हम लोगों ने देखो की थी, उसमें हमने ये चीज़ सीख ली है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, या फिर बेसिकली कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन होता है कंसंट्रेशन के साथ, या फिर मैं ये कहूँ कि आप लोगों के किसके साथ बताओ, कंसंट्रेशन या फिर डाइल्यूशन के साथ, वो हमने सीखा। साथ ही साथ में जो ग्राफ्स होते हैं वो हमें क्या कहना चाहते हैं, हमने ये भी सीखा। अच्छा, इसके अलावा एक हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था जिसको हम लोग कहते थे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में मैं ये कहूँ, इसे हम लोग कहते थे ज़ीरो कंसंट्रेशन, बराबर, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है मैं एग्जैक्टली तुम्हें बता चुकी हूँ। ज़ीरो कंसंट्रेशन जैसी कोई भी रियलिटी में चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़ीरो कर दोगे तो खुद मुझको बताओ वो वाला जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसके अंदर फिर आप उसे एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ ही कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते, है ना। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम वॉल्यूम ऐड करते जा रहे हैं। इन दोनों ही भाषाओं का सिर्फ एक मतलब होता है कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यानी कि वाटर सॉल्वेंट, तो हम लोग यहाँ पे यूजुअली जो कंसिडर करते हैं वो क्या रहता है हम लोगों का वाटर। सॉल्वेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा, आप क्या कह सकते हो, लार्ज है, और उसके कंपेयर में जो भी उसके अंदर सॉल्ट आपने डिज़ोल्व किया है, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट, वो बहुत कैसा है, कम है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के छत पर वो जो सिंटेक्स की टंकियाँ लगी होती हैं जिनमें हम पानी स्टोर करते हैं, जिनकी कैपेसिटी होती है 5000 लीटर एक्सेट्रा, तो उन टंकियों में मान लेते तुमने एक चुटकी नमक जाके डाल दिया, क्या होगा बोलो, कोई मतलब रहेगा क्या? कोई मतलब का नहीं है। क्यों मतलब का नहीं है? रीज़न, वहाँ पर आप लोगों के पास जो पानी की क्वांटिटी है वो हद से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द व्हाट आपके नमक एडिड। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जो कोलरॉश लॉ है ना, ये कोलरॉश लॉ भी एक्चुअली इनफाइनाइट डाइल्यूशन की ही बातचीत करता है। मतलब इफ़ समबडी वुड आस्क मी कि कोलरॉश लॉ जो है आप लोगों का किस सिचुएशन में आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहली आप लोगों को जो बात याद होनी चाहिए वो ये कि कोलरॉश लॉ जो होता है इज वैलिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होते हो तब आप लोगों का क्या होता है, कोलरॉश लॉ क्या रहता है, वैलिड रहता है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। बेसिकली कोलरॉश लॉ कहता क्या है, मतलब कोलरॉश लॉ से हमें क्या समझ में आता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं कोलरॉश लॉ, या कोलरॉश लॉ आखिर बेसिकली है क्या। तो यूजेस तो देखो कोलरॉश लॉ के बहुत सारे होंगे, बट हम लोगों को कोलरॉश लॉ के यूजेस में नहीं घुसना है। हमें फिर कोलरॉश लॉ के बारे में समझना क्या है वो ध्यान से देखते हैं कि हम लोगों के पास लेट अस इमेजिन कोई एक सॉल्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl है। अब इस NaCl सॉल्ट का मैंने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करवाया। तुम जानते हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, राइट, ठीक है। मैंने इस सॉल्ट का क्या करवा दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करा दिया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है, आपके जो सॉल्ट है उसके जो आयंस होते हैं, कैटायंस और अनायंस, वो कंप्लीटली अलग हो जाते हैं। यानी कि आई कैन से दैट कि Na पॉजिटिव अलग हो गया एंड आई कैन से दैट Cl नेगेटिव अलग हो गया। मतलब ये लोग कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं, जो भी आप बोलो। लेकिन कहाँ पर होती है सिचुएशन, जब आप उसको क्या करते हो, इनफाइनाइट डाइल्यूट करते हो। अब इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, जब ये आयंस अलग अलग हो जाते हैं, तो अगर आप कभी उनसे पूछोगे या फिर कभी आपका एम ये है कि आप क्या करो, कोलरॉश लॉ की मदद से कुछ कैलकुलेट करो, कोलरॉश लॉ की वजह से कुछ कैलकुलेट करो, तो कोलरॉश लॉ ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस कंप्लीटली अलग हो चुके हैं, इन आयंस को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, ये दोनों अपना इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों आयंस एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और ये कैसे करते हैं, आपके इंडिपेंडेंटली ये लोग क्या करते हैं बताओ, माइग्रेट करते हैं। Na पॉजिटिव को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि Cl नेगेटिव कहाँ कैसे माइग्रेट कर रहा है, और Cl नेगेटिव को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि Na पॉजिटिव किस तरीके से माइग्रेट कर रहा है।
ईच आयन का इंडिविजुअल माइग्रेशन होता है और दोनों के दोनों आयंस अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन करते हैं। किस चीज में? आप जब मोलर कंडक्टिविटी निकालते हो ना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालते वक्त दोनों ही आयंस का क्या होता है? अपना अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे अगर मुझे किसी ने मोलर कंडक्टिविटी लेट से कैलकुलेट करने को कहा, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की, तो मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट करते वक्त, ठीक है, द आयंस कंट्रीब्यूट देयर, जो भी उनको अपनी वैल्यू कंट्रीब्यूट करनी है, कंट्रीब्यूट देमसेल्फ व्हाट, आप लोगों का क्या करते हैं बताओ? इंडिविजुअली। वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि Na पॉजिटिव आयन को कि Cl नेगेटिव आयन का क्या कंट्रीब्यूशन है, या Cl नेगेटिव आयन आप लोगों का किस तरीके से माइग्रेट कर रहा है, कुछ भी नहीं। अब इसको साधारण भाषा में अगर मैं बोलना चाहूँ कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिकली, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो किसके बराबर होगी? उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने कैटायंस हैं, उन कैटायंस की मोलर कंडक्टिविटी, और उस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो अनायंस हैं उन अनायंस की मोलर कंडक्टिविटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NaCl है। कोई तुमसे ये कहता है कि आपको मोलर कंडक्टिविटी NaCl की पता होनी चाहिए, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जाने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो Na पॉजिटिव की जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, प्लस जो भी मोलर कंडक्टिविटी किसकी होगी? आपके Cl नेगेटिव की होगी। दिस इज नोन एज कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक आयन को दूसरे आयन के नेचर या उसके बिहेवियर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो दोनों के इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को अगर आप एल्जेब्रिकली ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ? वो चीज़ टोटल इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी। जैसे अगर किसी ने तुमसे पूछा MgCl2 का आप बताइए कितना होगा मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो सबसे पहले MgCl2 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक होता है? आयोनिक इक्विलिब्रियम में काम बहुत किया हम लोगों ने, है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह निकालते वक्त। देखो ये इस तरीके का दिख रहा है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मोलर कंडक्टिविटी MgCl2 की कितनी है, सो व्हाट वुड आई से कि मोलर कंडक्टिविटी आपके Mg2+ की कितनी है, ये हो गया, प्लस मोलर कंडक्टिविटी आपके Cl नेगेटिव की कितनी है। अब लेकिन यहाँ कितने Cl नेगेटिव है? यहाँ पे 2 Cl नेगेटिव है, तो यहाँ पे सामने लिखना पड़ेगा 2। ठीक है, स्टोकियोमेट्री इसका बहुत ही यहाँ पे महत्व है, इसीलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्पीशीज डिसोशिएट होने के बाद कितनी स्टोकियोमेट्री में टूट रही है। जैसे कि मान लेते हैं कल को तुम्हारे पास चीज़ दे दी जाए, फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस 3। अब तुम्हें इसको डिसोशिएट करना है, बोलो क्या हो जाएगा याला आपका? अच्छा, मैंने फालतू ही वो साइन दे दी थी इक्विलिब्रियम की। 2 टाइम्स ऑफ Al की पावर 3 पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स ऑफ SO4 2 नेगेटिव। अनायन या कैटायन की पावर में क्या है वो मायने नहीं रखता, ये सामने इनकी स्टोकियोमेट्री एक्चुअली मायने रखती है। ठीक है, तो बताओ यहाँ से कितना आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी किस चीज़ की? आपके Al2SO4 3 की कितनी हो जाएगी बताओ? मोलर कंडक्टिविटी ट्वाइस ऑफ किसकी? आपके Al3+ की, प्लस 3 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी किसकी? आपके SO4 2 नेगेटिव की। ये इस तरीके से ये होता है बेसिकली कोलरॉश लॉ। तो कोलरॉश लॉ ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक आयन और दूसरे आयन को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के रहकर माइग्रेट कर सकते हैं और उनकी माइग्रेशन को एक आयन को दूसरे आयन से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, जिसकी वजह से अगर हमें कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों आयंस की जो भी मोलर कंडक्टिविटी थी उस मोलर कंडक्टिविटी के एडिशन के बराबर ला सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ लोगों का कौन कहता है? कोलरॉश लॉ कहता है। बस इसके अलावा अब जो इकोलॉजी चीज़ होती है वो ये कि कोलरॉश लॉ का जो ये वर्ड था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है, और आप उनकी जो मोलर कंडक्टिविटी को कंसिडर कर सकते हो। आपको अगर टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अलग अलग जगहों पे यूज़ किया गया और अलग अलग जगहों पे यूज़ करके कोलरॉश के अलग अलग एप्लीकेशंस बने।
तो पहले तो एक बार हम लोग बुक में देखें कि कोलरॉश लॉ की क्या डेफिनेशन वगैरह है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इसके एप्लीकेशन पार्ट में मूव करेंगे। बाकी इस टॉपिक से अगर कुछ चीज़ पूछती है तो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे हम लोग अलग से अपना ध्यान लगाएंगे। बट फिलहाल के लिए हम लोग अभी जो ये कोलरॉश लॉ है इसके स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। तो देखो, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, नाम से समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन इन द सेंस व्हाट, कि एक आयन दूसरे आयन से किस तरीके से माइग्रेट कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही देखो लिखा हुआ है कि ये लॉ क्या बताता है कि जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर होते हैं तो एक आयन अपने जो को पार्टनर, जो उसके साथ दूसरा आयन है, जैसे NaCl के साथ Na के साथ जो दूसरा है वो क्या है, Cl नेगेटिव, उसको अपने को पार्टनर से, को आयन से कोई मतलब नहीं होता। और अगर आपको टोटल मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो किस पे, उसका नेचर क्या है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। सीधा आप उनको क्या कर दो, उठाकर ऐड कर दो। ठीक है, ये होता है। बोथ कैटायंस एंड एनायंस कंट्रीब्यूट टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन। ये पूरा का पूरा तुम लोग क्या लिखोगे, अपने किस में लिखोगे बताओ, कोलरॉश लॉ में लिखोगे, बस खत्म। जहाँ पे यहाँ पर ये लैम्बडा जो इसने सिंबल यूज किया है, ये जो लैम्बडा नामक सिंबल यूज किया है, ये इसने इसीलिए यूज किया है कि ये वाला सिंबल तो हम तब यूज करते हैं जब हमको पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हो। और ये लैम्बडा वाला सिंबल हम कब प्रयोग में लेकर आएंगे, जब हम लोगों को पर्टिकुलर आयन की हम बात कर रहे हो, बस इसीलिए। दे आर जस्ट सिंबल्स एंड नथिंग एल्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे जो ये N पॉजिटिव है, जो N नेगेटिव है, ये क्या है। जैसे मैंने कहा कि MgCl2 को ब्रेक करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव बनेगा। तो वो जो 2 है वो क्या है, नंबर ऑफ अनायंस कितने हैं या नंबर ऑफ कैटायंस कितने, वो इस चीज को इंडिकेट करता है। तो बस यही चीज है। तो यहाँ से ये पूरा का पूरा आप लोगों का क्वेश्चन क्रिएट हो गया आज की क्लास का, व्हाट इज कोलरॉश लॉ। तो तुम्हें ये पूरा लिखना है। अब ऑब्वियस है कि इसे गधे के जैसे पैराग्राफ के समान मत लिख देना, ठीक है, इसको पॉइंट्स बना के लिखना। जैसे कि सबसे पहले ये जो पहला पैराग्राफ है, पॉइंट नंबर 1 है ना। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक अपना कर लेना पॉइंट नंबर 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 3 कर लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 कर लेना। और पॉइंट नंबर 4 के नीचे एकदम अच्छी तरीके से लिखना कि वेयर, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। तो ये बन गया आपका कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। अब कोलरॉश की इसी कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से देखो अप्लाई किया जाता है। इसके एप्लीकेशन को मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल के थ्रू सिखाती हूँ, ताकि तुम्हें न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये भी पता चल जाएगा, और इसका यूज़ क्या है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। बट इन शॉर्ट में तुम्हें अगर कोई पूछे फिर भी कि नहीं भैया आप कोलरॉश का कुछ थ्योरी में तो बताओ कि आखिर यूज़ क्या होता है, तो कोलरॉश लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये है कि लास्ट क्लास में हमने जैसा सीखा था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो ग्राफ होता है वो लीनियर नहीं होता। ठीक है, वो ग्राफ कैसा होता है, तो कर्व्ड पार्ट का होता है। तो अगर वो ग्राफ कर्व्ड पार्ट का है तो इट मीन्स दैट, क्या बोलो, इट मीन्स दैट कि वो जो आप लोगों का ग्राफ है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते। अगर आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते तो आपको जीरो कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, है ना। और उसके बाद ठीक है, आप जैसी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे में बोलो क्या हो जाएगा, बताइए, आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये जो कोलरॉश लॉ है ये बताता है कि देखो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिनके जो ग्राफ होते हैं, जिनको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, उनकी वैल्यूज को भी मैं कैलकुलेट करके दूंगा। बट द क्वेश्चन इज कैसे। तो ये कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको लैम्बडा या फिर मैं ये कहूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2-3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब 2 या 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फर्दर यूज करेंगे। किसके लिए, वीक के लिए। तो 2 लाइन में अगर मैं इसको समराइज करूं तो कोलरॉश लॉ किस काम में काम आता है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कितनी होगी वो निकालने के काम आता है। बट कभी भी हम डायरेक्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए भी हमको किसको यूज करना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को। मतलब 2-3 प्रकार के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम यूज करते हैं, तब जाके हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की
मोलर कंडक्टिविटीज मिलती है। ठीक है, ये हो गया पहला एप्लीकेशन। और इसी पहले एप्लीकेशन को देखो उसने घुमा फिरा कर फर्स्ट पॉइंट बनाकर दे दिया है तुम्हारे हाथों में और कुछ भी नहीं। वो ये कह रहा है कि कोलरॉच लॉ ग्राफ की मदद से अगर कोई इंसान निकालना नहीं चाहे मोलर कंडक्टिविटी और उसको मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली निकालनी है या फिर लेट से प्रैक्टिकली निकालनी है, जो भी तुम कहो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को भी निकालने के काम आता है। तो यार तो पूरी दुनिया जानती है कि स्ट्रॉन्ग के नाम का तो आप हर कोई निकाल सकता है। तो बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास KCl लिखा है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, K+ अलग कर दो, Cl नेगेटिव अलग कर दो। ठीक है, अच्छा बस यही है। तो ये तो पहला पॉइंट तो देखो अपने एप्लीकेशन वाले पार्ट में हूबहू वैसे का वैसी छाप देना अलॉन्ग विद दिस एग्जाम्पल, बराबर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ वन न्यूमेरिकल। अगर तुम ये न्यूमेरिकल समझ जाओगे जो अभी मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, वैसे मैं इसके और न्यूमेरिकल्स लूंगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिखा के तुम्हें छोड़ दिया है, बट क्या है कि एक बता देने के बाद होगा कैसा कि एटलीस्ट तुम्हें एप्लीकेशन क्या है वो पता चल जाएगी ना। अभी एप्लीकेशन क्या है वो स्टेटमेंट में क्या लिखी है वही समझ नहीं आ रहा है, तो एक न्यूमेरिकल के वाया इसको हम समझते हैं। होता कैसा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जो ग्राफ होते हैं उनको एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया जा सकता बिकॉज दे आर नॉट लीनियर, राइट? ये बात तो समझते हो। तो इन दैट केस अगर कोई तुमसे कहेगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल कर दो, तो आप किस तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाल कर दोगे? तो उसके लिए एक्चुअली कोलरॉच लॉ बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, कोलरॉच के उस एक स्टेटमेंट की वजह से कि वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, फिर एक आयन को दूसरे आयन से फर्क नहीं पड़ता, इस एक स्टेटमेंट की वजह से पूरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की देखो दुनिया एक्चुअली ना बदल गई। कैसे बदल गई देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है किसकी? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड की। ठीक है, मैं यूनिट्स वगैरह का फिलहाल प्रयोग नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज लिख रही हूँ ताकि तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए, और जब प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकल सिखाऊंगी तब मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख दूंगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया BaCl2, यहाँ पे आ जाएगा 300। यहाँ पे एक और की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, कितनी? NH4Cl, और ये कितनी है? 120 अणु। इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी NH4OH की कितनी होगी। अब तुम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम इतना पढ़ा है, तुमको तो अच्छे से पता ही होगा कि NH4OH इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? NH4 अमोनियम एक वीक होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो BaOH होल ट्वाइस है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी है इनफाइनाइट पर, है ना? BaCl2 की इतनी है, इतनी है, इतनी है। तो ये जो आपको दी हुई है वैल्यूज, इन वैल्यूज का मैं यूज कर सकती हूँ क्या? दिमाग लगाओ, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने कोलरॉच लॉ क्या पढ़ा? इनफाइनाइट सिचुएशन पर ये लोग एक आयन के जो आयन्स है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड के फॉर्म में रहता ही नहीं है। वो किस फॉर्म में रहता है? आपके आयन्स के फॉर्म में। ये इस तरीके से, कैसे? Ba2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव, बराबर। ये इस तरीके से। इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप मैडम एक्सप्रेशन लिखकर दिखाओ, तो मैं क्या लिखूंगी? इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Ba2 की, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स किसकी? मोलर कंडक्टिविटी किसकी? OH नेगेटिव की, इक्वल होगी किसके? उस इलेक्ट्रोलाइट के। अब उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी के, ये इस पर्टिकुलर चीज के, ये पूरा के पूरे बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड के। अब मुझको इसकी वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं। क्या मुझे इसकी वैल्यू दी हुई है क्या? नहीं। दोनों की वैल्यूज नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं? अपना जो भी होगा देख लेंगे। इसको हम लोग लिख देते हैं अपना ये इस तरीके का सिंबल। तुम्हारी बुक में लैम्बडा यूज किया ना, तुम लोग लैम्बडा यूज करना। मेरी आदत कैसी है यही वाला सिंबल बनाने की, तो मैं यही बनाती हूँ वैसे। अच्छा, ये कितना है आपका? इक्वल टू 500 दिख रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायरेक्ट इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन से एक्सप्रेशन बनाओ, पूरी इक्वेशन को लिखकर फिर स्प्लिट करके दिखाने की नीड नहीं होती। बोलो कितना हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Ba2 की, प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव, मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Cl नेगेटिव की, इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा? 300। इस वाले एक्सप्रेशन को देखकर इक्वेशन बनाओ, कितना हो जाएगा? मोलर कंडक्टिविटी किसकी? NH4 की, NH4 पॉजिटिव की, प्लस मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Cl नेगेटिव की, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120।
मतलब 3 इक्वेशंस जो मुझे दी थी, उन तीनों इक्वेशंस को हमने आयंस के फॉर्म वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, किस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया? आयंस के फॉर्म वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ? हमें बेसिकली जो चीज ढूंढनी है वो ये ढूंढना है, ये ढूंढना है का मतलब ये होता है कि आपको इनडायरेक्टली ये ढूंढना है ना। पूरे इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ढूंढो, या फिर आप ये भी तो कह सकते हो कि आयंस की मोलर कंडक्टिविटी ढूंढ लो। बात तो एक ही पड़ी ना। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप वो करो। अब मैं क्या करूं? इसकी मोलर कंडक्टिविटी ढूंढने के लिए मुझे NH4 पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी पता होनी चाहिए और OH नेगेटिव की पता होनी चाहिए। तो मैं दोनों को ऐड कर देती, दोनों की वैल्यू को। क्या मुझे ये पता है? मुझे नहीं पता है। हमें क्या ये 3 इक्वेशंस दी हैं? बिल्कुल हमें ये 3 इक्वेशंस दी हैं। क्या हम इन 3 इक्वेशंस में किसी भी प्रकार का कोई दिमाग का इस्तेमाल करके NH4 पॉजिटिव या OH नेगेटिव की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जैसा हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करते थे। नहीं कर सकते। क्यों? 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल, मतलब काफ़ी वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्यों करना। तो ऐसे में हमारे पास बहुत प्यारी बुद्धि है। वो क्या? आपको जो टू फाइंड करने को बोला है, अपना पूरा दिमाग टू फाइंड पे लगाओ। टू फाइंड बोल रहा है मुझे NH4 पॉजिटिव होना किसी भी कीमत पर। इन तीनों इक्वेशंस में जहां भी NH4 पॉजिटिव है मैंने उसको मार्क कर लिया। ठीक है, ओके। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या है बताओ? OH नेगेटिव भी चाहिए टू फाइंड में। तो पूरी इक्वेशन में जहां भी OH नेगेटिव दिख रहा है उसको भी मैंने मार्क कर लिया। बेसिकली मैंने मार्किंग कर ली कि मुझे क्या चाहिए। जो मेरी मार्किंग में इंक्लूड नहीं हुए वो मुझको नहीं होना। वो फालतू टाइम पास लोग हैं मेरे लिए, फालतू टाइम पास लोग हैं वो मेरे लिए। तो ऐसे फालतू टाइम पास लोगों के साथ मैं क्या करूंगी बताओ? इन टाइम पास लोगों के लिए हम इनको कैंसिल करेंगे, जैसा हम 10th स्टैंडर्ड में करते थे ना, एलिमिनेशन मेथड। एग्जैक्टली। तुम बताओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किन 2 लोगों को कैंसिल किया जा सकता है? साफ साफ दिख रहा है BA2 प्लस BA2 प्लस दोनों में है, तो दोनों को कैंसिल किया जा सकता है। तो कई स्टूडेंट्स ना एक साथ कर देते हैं, बट मैं यूजुअली एक साथ प्रेफर नहीं करती हूँ। मतलब मैं खुद तो कर सकती हूँ, तुम एक साथ पता नहीं कर पाओ कि नहीं कर पाओ। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लो। जब तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ तुम एफिशिएंट हो गए तो तुम तीनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व कर लेना, ठीक है। बट फिलहाल के लिए समझो कि अपन स्टेप्स कैसे ले रहे हैं। 1 और 2 में मुझे BA2 पॉजिटिव नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए मैडम? मेरी चॉइस है क्या? मुझे BA2 प्लस पसंद नहीं आता है, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि टू फाइंड में नहीं है। तो आप एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान रखना इक्वेशन 3 को ना अभी मैंने टच तक नहीं किया है, ठीक है। ध्यान रखना, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। ध्यान रखना अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 को टच तक नहीं किया है, बिल्कुल टच नहीं किया, एकदम टच नहीं किया, ध्यान रखोगे। अच्छा, ये वाली चीज बोलो कितनी हो जाएगी? ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया 2 टाइम्स आपका ये वाली सिचुएशन, यहाँ पे Cl नेगेटिव इक्वल टू 300। माइनस करना है, कर देते हैं। बताओ माइनस करते वक्त क्या होगा? ये पूरा कट जाएगा। जैसे ही बचपन में मैथ्स पढ़े थे ना, एग्जैक्टली वही वाली मैथ्स कर रहे हैं हम लोग। 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी M किसकी? OH नेगेटिव की। माइनस का साइन देना मत भूलना क्योंकि अब साइन चेंज हो गई होगी ना। हाँ, 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी Cl नेगेटिव की इक्वल टू 500 में से 300 गया 200। एक स्टूडेंट की मिस्टेक जहां पे हो सकती है ना, वो यही पॉइंट होता है, ये बीच में माइनस साइन लगाना वो भूल जाएगा, वो मत भूलना। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। 1 और 2 को मैंने सॉल्व किया तो क्या हुआ? BA2 प्लस कट गया। अब मुझे 1 और 2 को सॉल्व करके एक नई इक्वेशन मिली। बोलो कौन? 4 नंबर की। इस 4 नंबर की इक्वेशन में मुझे क्या चाहिए? इस 4 नंबर की इक्वेशन से मुझे OH नेगेटिव चाहिए क्योंकि ये मेरे 2 फाइंड में है, देखो। लेकिन इससे मुझे Cl नेगेटिव नहीं चाहिए, और इवन जो इक्वेशन नंबर 3 है उसका भी मुझको Cl नेगेटिव नहीं चाहिए। अब बोलो क्या करेंगे? तो इसका मतलब अब आपको इक्वेशन नंबर 3 को और आपको इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है। लेकिन इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 के आगे 2 नहीं लिखा है, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 के आगे, यहाँ Cl के आगे 2 लिखा है। समझ रहे हो? तो याद करो जब आप 10th में थे, आप एलिमिनेशन मेथड करते थे, x के आगे 2 नहीं है, एक तरफ x के आगे 2, आप क्या करते थे? इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते थे। तो बेसिकली हम इक्वेशन नंबर 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा? बताओ ये सिचुएशन 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4 पॉजिटिव
प्लस में 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव इक्वल टू 120. 120 का डबल कितना है बोलो? 240. पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें क्या लगता है दोनों इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मुझे आपस में ऐड करना चाहिए कि सबट्रैक्ट करना चाहिए? इस बार इन दोनों को ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए बताओ? इनको ऐड क्यों करेंगे? देखो यहाँ पे -2 है ये और यहाँ पे ये +2 है, तो ऐड करते वक्त ये दोनों बोलो क्या हो गए? कट गए। अगर ये दोनों कट गए तो सिचुएशन बताइए कैसी आई? 2 टाइम्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी किसकी? OH नेगेटिव की, प्लस 2 टाइम्स मोलर कंडक्टिविटी किसकी? NH4 पॉजिटिव की, प्लस राइट हैंड साइड में आप एडिशन करोगे तो 440 हो गया। तो यहाँ से मोलर 2 कॉमन निकाल लेती हूँ मैं। 2 कॉमन निकालकर हम उसको कहाँ ले जाते हैं? डिवाइड में ले जाते हैं उस तरफ। तो अगर मैं उसको वहाँ पे डिवाइड में ले गई तो उस तरफ कितना क्रिएट हो जाएगा बताओ? 220 क्रिएट हो जाएगा। और इन दोनों को अगर हमने कोलरॉश लॉ के अकॉर्डिंग साथ में लिखा तो बोलो क्या आ जाएगा? इनके बदले में NH4OH आ जाएगा, ये इस तरीके से। तो NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी कितनी आई? 220। तो NH4OH इसको मैंने निकालने के लिए क्या किया? मैंने सॉल्ट्स का प्रयोग किया, है ना। मैंने किसका प्रयोग किया? सॉल्ट्स का। और जो सॉल्ट थे उन सॉल्ट्स की मदद से या फिर जो बेस थे उनकी मदद से मैंने क्या किया बताओ? यहाँ पर आप लोगों के NH4OH तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, एकदम स्मूथ रास्ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं बुक वाले के अकॉर्डिंग तुम लोगों को मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी होती किसकी? CH3COOH की। क्या करते इसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए? 2 आयंस की जरूरत होती है। एक चाहिए होता CH3COO नेगेटिव और दूसरा चाहिए होता H पॉजिटिव। सही कह रही हूं मैं? कहाँ से लाते? अब देखो, H पॉजिटिव को लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? किसी ऐसे का इस्तेमाल करेंगे जिसके पास H पॉजिटिव होता है। H पॉजिटिव किसके पास होता है? एसिड्स के पास होता है यार, एसिड्स ले लो। तो हम ले लेंगे एक HCl नामक एसिड। HCl एसिड हमें H+ दे देगा और साथ में लेकिन फ्री में Cl नेगेटिव भी तो देगा। चलो बाद में सोचेंगे, जो देगा सो देगा। CH3COO नेगेटिव भी चाहिए, ये कहाँ से लाओगे मैडम आप? तो अब ऐसे में तुम बोलोगे मैडम इसका भी एसिड ले लो। अरे गधे, अगर इसका एसिड लेकर इसकी मोलर कंडक्टिविटी ले सकते तो तामझामी क्यों करते? ये तो एक वीक कंपोनेंट है, इसके लिए तो हमको इसका कोई ना कोई सॉल्ट ही लगेगा। CH3COONA सॉल्ट लगेगा, क्योंकि सॉल्ट हम मान के चलते हैं, हमने आयोनिक में भी पढ़ा है कि कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। क्या बनाता बताओ? CH3COO नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव। ये देखो बना लेता। तुम बोलोगे किलो मैडम यहाँ से ये मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन ये दोनों भी तो देखो ना फ्री गिफ्ट में आ गए, हमको ये दोनों नहीं चाहिए थे। अब इन दोनों को कैसे हटाएं? तो इन दोनों को हटाने के लिए मुझे एक तीसरा सॉल्ट लेना पड़ेगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन का। वो बोलो क्या होगा? NaCl। ताकि मैं क्या कर सकूं बोलो? इन सारी इक्वेशंस को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड जो करना है करो, ताकि मुझे इन दोनों को ये दोनों मिलने चाहिए और बाकी सब आपस में बोलो क्या हो जाने चाहिए? कट जाने चाहिए। यही करेंगे हम लोग। समझ में आ रही बात? यही देखो तुम्हारी बुक वाले ने भी लिखा है, नथ न्यू। क्या लिखा है? अगर आपको किसकी मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है? एसिटिक एसिड की, तो आपको 3 चीजें लगेंगी। एक लगेगा HCl, एक लगेगा ये और एक लगेगा NaCl, है ना। इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला एग्जाम्पल तुम्हें अपने एप्लीकेशन नंबर 2 में लिखना होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो बस यही होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप कैलकुलेट कर सकते हो और यही सारे न्यूमेरिकल्स आपको आगे कहीं ना कहीं दिए हुए जरूर रहेंगे। तो हमने एक्चुअली ये वाली चीज अभी ही कवर कर ली। अब देखो हमारा टॉपिक क्या बचता है। हमारे टॉपिक ये बचते हैं कि किस तरीके से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आपस में कोरिलेटेड है। वो टॉपिक हमको एक छोटा सा देखना है। एनसीईआरटी में वो क्वाइट थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा, कंडक्टिविटी मेजर कैसे की जाती है, जैसे हम लोग पूरी बात करें ना कंडक्टिविटी, हाउ कंडक्टिविटी इज रियली मेजर्ड, ये हमको पढ़ना है थोड़ा सा। अच्छा, रही बात यहाँ सेल कांस्टेंट की। सेल कांस्टेंट होता क्या है ये तो मैं पहले ही डेफिनेशन में बता चुकी हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कि अगर आपके पास एक कोई सेल दिया है तो वहां पे जो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस होता है, अगर आप उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो वो जो एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट होती है, दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज व्हाट, आपका सेल कांस्टेंट। तो बेसिकली इसको तुम अपना क्वेश्चन बना लो आज की क्लास का, क्या कि डिफाइन सेल कांस्टेंट, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद सेल कांस्टेंट के डिफाइन में एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा फ्री गिफ्ट में, एसआई यूनिट क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट है मीटर इनवर्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम नॉर्मली जब सेल कांस्टेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट मीटर इनवर्स ना लेकर क्या लेते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। तुम खुद सोचो ना, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस मीटर में बहुत कम होता है, उनके बीच का डिस्टेंस। अब जैसे मान लेते हैं तुम्हें कोई हाईवे रोड मेजर करनी है, तो तुम क्या सेंटीमीटर में मेजर करोगे क्या? हाँ, कर सकते हैं सेंटीमीटर में, नो डाउट, बट करोगे क्या सेंटीमीटर में? क्यों करोगे? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बड़ी यूनिट। अगर कोई नैनो स्केल पे मेजर करना है तो क्या करोगे, नैनोमीटर का इस्तेमाल करोगे। तो कन्वीनियंट होता है क्या सेंटीमीटर का इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा, फिर सेल कांस्टेंट में एक थोड़ा सा फॉर्मूला और याद रखना है ये बेचारा, कि सेल कांस्टेंट को अगर आर से डिवाइड कर दो तो ये कंडक्टिविटी बन जाती है। तो यहां से आपको एक क्वेश्चन क्रिएट होकर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल कांस्टेंट, मैं उसको सीसी लिख रही हूं, एंड आपका के यहाँ पे कौन है बोलो, के यहाँ पे कंडक्टिविटी है, कप्पा, याद आया, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो भी तुम्हारा बुक वाला कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बन गया। तो आज की क्लास में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्रिएट करना है, व्हाट इज कोलरॉश लॉ, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ रहना चाहिए, इसको वर्ड टू वर्ड रखना मारोगे। बोर्ड एग्जाम्स में ये 3 या 4 मार्क्स के लिए सीधा सीधा पूछा जाता है, द व्हाट इज कोलरॉश लॉ एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड तो नहीं, विद एन एग्जाम्पल, ऐसा पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल के नाम पर मैंने अभी तो तुमको बताया ना एक न्यूमेरिकल, वैसे ही एक न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू लेकर छाप देना है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक न्यूमेरिकल तुम्हें आना चाहिए। या कई बार एप्लीकेशंस पूछ लेता है, तो जैसा जैसे एप्लीकेशन में बताया, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा आज की क्लास का। तो हमने बेसिकली 2 टॉपिक सीखे। तीसरे टॉपिक में ये भी लिख देना, डिफाइन सेल कांस्टेंट, उसके बाद हर डिफाइन के नीचे चाहे पूछा जाए या पूछा ना जाए, आपको क्या करना है, उसके नीचे उसका यूनिट लिखना ही लिखना है, फॉर्मूला और यूनिट लिखना ही है। कई स्टूडेंट का ऐसा एटीट्यूड रहता है कि नहीं मैडम, पूछा जब नहीं है वहाँ पर उन लोगों ने सेल कांस्टेंट के साथ उसका फॉर्मूला, तो हम क्यों लिखें यार। 99 मार्क्स वाले में और 9 मार्क्स वाले में अंतर होता है ना एक, फिर वो आपको अंतर करना है, हटाना है। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे, व्हाट इज द कन्वीनियंट यूनिट फॉर सेल कांस्टेंट। तो कन्वीनियंट यूनिट में आप लिखोगे 1 वर्ड आंसर, सेंटीमीटर इनवर्स। वो इसीलिए तुमको एक एक आंसर लिखवा रही हूँ ताकि तुमको फ्यूचर में याद भी रहे। तो इतना डिटेल मार्किंग तुम खुद तो कभी करने वाले हो नहीं। अब 5वां क्वेश्चन ये, तो टोटल आज के नोट्स कॉपी के तुम्हारे पास कितने सवाल है, 5 सवाल है, और देख लेती हूँ कोई मिलता है तो। और कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो छोटू सा डेरिवेशन जो है उस पर एक बेस रहेगी। उसके अलावा अब देखो, तुमने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ ली है। अब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अभी जो फिलहाल हमने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक में एक्चुअली हुआ ये है कि आप कंडक्टिविटी रियलिटी में कैसे मेजर करते हो। ठीक है, रियलिटी में कैसे मेजर की जाती है कंडक्टिविटी, ये उसको लेकर एक छोटा सा टॉपिक है कि कंडक्टिविटी सेल आखिर दिखता कैसे है। और अगर आपको रियलिटी में सेल कांस्टेंट मेजर करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, है ना। और रियलिटी में अगर आपको उस सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के बाद कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी बोली जाए तो आप कैसे करेंगे। तो बस हमारी कल की क्लास के यही छोटे से टॉपिक रह जाते हैं, इसको हम लोग फिनिश कर लेंगे। और फिनिश कर लेने के बाद फिर हम लोगों का जो ये टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होता है। यानी कि कल है ट्यूसडे, कल के दिन हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर परसों यानी कि वेडनेसडे, रामनवमी, उस दिन वाले दिन से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जैसे ही वो सॉलिड स्टेट शुरू होगा, मेरा तो यही कहना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी देखो साइड बाय साइड रट्टा मारना शुरू कर दूँ। तुम्हें नैनो केमिस्ट्री की भी मैं मार्किंग पहुंचा दूंगी ताकि तुम उसको याद करने लगो साइड बाय साइड। बात के लिए मत रखना, इतना वक्त तुम्हारे पास नहीं रहेगा कि इतने सारे चैप्टर्स को तुम बार बार मतलब कर पाओ। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन भी तुमको लिखना है। व्हाट इज, मतलब नोट्स कॉपी मैंने आज 5 कहते हैं ना, उन 5 के अलावा जो 6वां तुमको लिखना है वो ये लिखना है, तुम्हारी खुद की टेक्स्ट बुक का सवाल। ठीक है, अच्छा, कैसे लिखेंगे इसको, क्या रहेगा इसका आंसर, तो एक बार आप देख लेते हैं। कहाँ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तुमने मेरे को टारगेट भेजी होगी ना। स्टार्टिंग के पेजेस में ही कहीं ना कहीं होगा पड़ा हुआ, ढूंढ लेते हैं इसको। देखो,
ये स्टामक क्वेश्चन, स्टामक मतलब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, तो इसको यहाँ से टारगेट से मत छापना। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का तुम आंसर कैसे लिखोगे? आज की क्लास में मैंने तुमसे क्या लिखने को कहा? कोलरॉच लॉ लिखने को कहा। कहाँ से कितना कितना लिखना है बताया है ना, बस वो क्वेश्चन नंबर 1 हुबहू वैसे का वैसे उतार देना। इतना तो कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे का वैसे उतार देने के बाद क्या करोगे बताओ? आप ये करोगे कि आपको जो एप्लीकेशन नंबर, मैंने कहा है क्वेश्चन एप्लीकेशन वाला भी लिखना, क्वेश्चन नंबर 2 में जो एप्लीकेशन नंबर 2 होगी उस एप्लीकेशन नंबर 2 को लिख देना, खत्म। अब बोल रहा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के नाम पर तुमको बस क्या करना है, बुक वाले ने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है, उसने सिर्फ लिख दिया कि ये तुम भी वैसे का वैसे ही लिख देना, कोई वैल्यूज लेकर एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बस खत्म। ये तुम्हें करना है, मतलब बेसिकली दोनों क्वेश्चंस को तुम अगर क्लब करोगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आज की ही क्लास में एक काम और कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 भी बना लेना, ये वाला क्वेश्चन। मैं अभी नेक्स्ट क्लास में तो ये सिखाऊंगी, है ना, या हो सकता है इसी वीडियो के बाद में वाला वीडियो भी फॉरवर्ड कर दूँ तुम्हें, बट ये वाला अपना क्वेश्चन नंबर 7 बना लो क्योंकि छोटू सा है, ठीक है। अच्छा, अब ये रही बात ट्राई दिस वाला, ये वाला सवाल मैं क्रॉस करवा रही हूँ, ये वाला एनसीईआरटी के सिलेबस में है, मतलब उन लोगों के बोर्ड एग्जाम से पूछा जा सकता है, बट जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में छोटू से डब्बे नहीं होते, ठीक है, ट्राई दिस, अप्लाई योर नॉलेज एक्सेट्रा टाइप के छोटे छोटे डब्बे, ये उन डब्बों से पूछा गया वो सवाल है, तो इसको याद मत करना। हाँ, मैं सिखाऊंगी ज़रूर, ताकि वो चीज़ आई कैसे है तुम्हें पता होनी चाहिए। इन केस अगर देख लेंगे, हो सकता है उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हों उससे रिलेटेड, कुछ में भी, है ना, बट ध्यान रखना कि वो उसको लर्न नहीं करना है, फिलहाल के लिए तो बिल्कुल मत करो। और बस यहीं पे हम लोग कोलरॉच लॉ रोकते हैं। वो छोटू सा जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो एक हम लोगों का बचता है, और चीज़ों को कब हम कैसे कैसे मेजर करते हैं ये बचता है। कोशिश करती हूँ कि वो जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जस्ट इसी के बाद तुम्हें दे दिया जाए, और जो मेजरिंग वाला जो पार्ट है वो तुम्हारी कल की क्लास के लिए रहे, ठीक है, बस ठीक है। तो अभी इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग फिर अभी ओवर करते हैं।